बंगाल सन 1760। वो वक्त जब सिराज की कुर्बानी अभी ताजा थी और बंगाल की मिट्टी आजादी की आखिरी सांसें ले रही थी। 23 जून 1757 पलासी का मैदान खून से रंगा जा चुका था। नवाब सिराजुद्दौला की लाश गिर चुकी थी और गद्दारी अपनी सबसे बदतर शक्ल में दुनिया के सामने थी। अंग्रेजों ने बंगाल का ताज मीर जाफर के सिर पर रखा, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह मोहरत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मीर जाफर सिर्फ गद्दार था, हुकूमत चलाने वाला नहीं। उसको हुकूमत चलानी नहीं आती। एक नया नाम लाया गया, मीर कासिम अली खान। मीर जाफर का भतीजा था, मगर मीर जाफर की तरह अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला नहीं, बल्कि सीने में थी सिराजुद्दौला वाले लहू की धधक। दिखने में शाही, लेकिन आंखों में चिंगारी। एक ऐसा नवाब जो अंग्रेजों का गुलाम बनने से इनकार कर चुका था। उसे नवाबी विरासत में नहीं मिली थी, उसने उसे ललकार कर छीना था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की ताकि वो अंग्रेजों से दबाव से दूर बंगाल को फिर से ताकतवर बनाया जा सके। लेकिन ये कोशिश किसी को रास नहीं आई। कंपनी के गोरे साहबों को, कलकत्ता के गद्दार सेठों को और दरबार के भूखे दरबारियों को, क्योंकि मीर कासिम ने वो सबसे बड़ा जुर्म कर दिया था। उसने झुकने से इनकार कर दिया था। अब हर व्यापारी, चाहे अंग्रेज हो या अमीर हिंदुस्तानी सेठ, सब टैक्स देंगे। ये मुल्क अब मुफ्त में नहीं बिकेगा। और यहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई, तलवारों से नहीं बल्कि चालों से, साजिशों से और फिर से गद्दारी से। अब जो कहानी आप सुनेंगे वो सिर्फ एक नवाब की नहीं, बल्कि बंगाल के उस आखिरी बागी की है जिसने अंग्रेजों से टक्कर ली, जिसने बंगाल की मिट्टी के लिए अपनी जान, अपना तख्त, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहानी उस मीर कासिम की जो आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, पर वक्त उसके खिलाफ बिक चुका था और जब उसकी सांसें थमी तो आजादी रो पड़ी और गुलामी हंस पड़ी। तख्त बदला, ताज बदला और बदली तो नियत भी। कभी बंगाल की सियासत में जो वफा थी, अब वहां सिर्फ साजिशें बची थीं। साल था 1760। बंगाल की हवा में अभी तक सिराजुद्दौला की चीखें गूंज रही थी और अंग्रेजों के तलवे इस मिट्टी को रौंदने की तैयारी में लगे थे। फिर 27 सितंबर 1760 को बंगाल के तख्त पर बैठा एक और नवाब, मीर कासिम अली खान। लेकिन साथ में मिली एक टूटी हुई हुकूमत और उस पर लदे अंग्रेजों के फरमान। मीर कासिम अली खान, जिसने ताज तो पाया समझौते से, मगर हुकूमत की बागडोर थामी गुरूर से, गैरत से और वतन की मोहब्बत के साथ। उसकी आंखों में आग थी, सीने में बदला और दिमाग में एक पूरा प्लान। मीर जाफर को गद्दारी का इनाम मिल चुका था, अब बारी थी उसके भतीजे मीर कासिम की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कासिम की बगावती हनक देखी तो वो उन्हें मंजूर नहीं हुई। फिरंगियों को चाहिए था बंगाल का सोना, नमक, रेशम, सब टैक्स फ्री। मीर कासिम बोला, अगर इस जमीन पर रहना है तो मेरे कानून पर रहना होगा, वरना वापसी की कश्ती तुम्हारे लिए तैयार है। मीर कासिम ने टैक्स लगाया, अंग्रेजों पर भी और उन हिंदुस्तानी अमीरों पर भी जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाले सभी बड़े सेठों के मीर कासिम ने काले धंधे बंद कर दिए थे और बस यहीं से शुरू हुई असली जंग। एक तरफ था मीर कासिम जो फिरंगियों से अपनी मिट्टी की आजादी चाहता था, और दूसरी तरफ वो लालची लोग थे जो दौलत में डूबे हुए थे, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि बंगाल कौन चला रहा है, अंग्रेज या नवाब। बस उनका मुनाफा चलता रहना चाहिए था। उस दौर में कंपनी के गोरे साहबों का घमंड आसमान पर था। अधिकारी, व्यापारी और हर वो फिरंगी जो हिंदुस्तान को सिर्फ लूटने का जरिया समझता था, वो अब खुलेआम अत्याचार कर रहा था। किसी ने आवाज उठाई तो उसे घसीट कर जेल में डाल दिया गया। किसी ने विरोध किया तो जंजीरों में बांधकर कोड़े मारे गए और किसी ने हिम्मत की तो उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई। कभी किसान को जमीन से बेदखल कर दिया गया तो कभी छोटे व्यापारियों से माल छीन लिया जाता। मीर कासिम अपने लोगों पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जुल्म की इस चुप्पी के खिलाफ उठने वाली पहली गरज थी। उसने कहा, बंगाल अब तुम्हारी जागीर नहीं, हर कदम पर हिसाब होगा। नवाब बनने के कुछ वक्त बाद मीर कासिम ने सबसे पहला काम यह किया कि 1762 की शुरुआत में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी,
क्योंकि वहां उसका पूरा कंट्रोल था। नया शहर, नई सोच, नई फौज, हथियार ढलने लगे, तोपें बनाई गई, तोपखाने मजबूत किए गए, फौज को यूरोपीय स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई और वो सब किया जो एक आजाद रियासत करती है। मई 1762 में मीर कासिम ने कंपनी की काउंसिल को एक कड़ा खत लिखा जिसमें उसने अंग्रेजों की जातियों का हिसाब मांगा, मगर जवाब सन्नाटा। ना कोई माफी, ना कोई सफाई, बल्कि उल्टा बंगाल के लोगों पर जुल्म और बढ़ गया। मीर कासिम को समझ आ गया, इन फरंगियों से बातचीत नहीं, अब तलवार चलेगी। 10 जून 1763 मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली। एक एक कर कई लड़ाइयां हुई। बंगाल की सरजमीन एक बार फिर से रणभूमि बन गई। हर तोप, हर तलवार एक ही इरादे से उठ रही थी, मगर अंग्रेजों की रणनीति, कंपनी की ताकत और बंगाल के अंदर बैठे जगत सेठ, राय दुर्लभ जैसे गद्दार मीर कासिम के खिलाफ थे। फतह नहीं हुई, हार लिखी जा चुकी थी, जिसकी वजह से नवाब को पीछे हटना पड़ा। मीर कासिम ने महसूस कर लिया अब मुंगेर हाथ से निकल रहा है, और फिर वो फैसला जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा कांप उठेगा। मीर कासिम ने हुक्म दिया, मुंगेर को जला दो। हाँ, जिस शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया था, जहां उसकी ताकत थी, जहां उसकी तोपें ढलती थी, जहां उसके अफसरों की कचहरियां थी, उस शहर को आग के हवाले कर दिया गया ताकि वो शहर कभी फिरंगियों की हुकूमत का ठिकाना ना बन सके। लपटों में घिरा मुंगेर जैसे बंगाल के कलेजे पर छुरा चला हो, और मीर कासिम आग के उस समंदर को देखते हुए बस इतना कहता है, हमारा वजूद मिट जाएगा लेकिन मुल्क की मिट्टी कभी गुलाम ना बने। और फिर वो निकल पड़ा नई जंग की तलाश में, नई उम्मीद के साथ, क्योंकि मीर कासिम जानता था जंग मैदान में नहीं, इरादों से जीती जाती है। वो जान चुका था कि अब अकेले लड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसने इतिहास की सबसे दिलेर चाल चली। अपने हाथ अंग्रेजों के खून से रंगने के लिए 2 और तख्तों को एक छत के नीचे लाया। शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के मुगल सम्राट, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से टकराने निकले थे, और जगह चुनी गई बिहार का बक्सर। 22 अक्टूबर 1764 सुबह का सूरज अपनी पहली किरण भेज रहा था, जब मैदान में 3 तरफ से सेनाएं सज चुकी थी। मीर कासिम की फौज में मुंगेर से लेकर पटना तक के रणबांकुरे, शुजा की तलवारें, अवध के दिल से निकली वीरता, और शाह आलम की मुगल तोपें, जिन पर अब भी सल्तनत की मोहर थी। मुकाबिल में थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जिसकी कयादत कर रहा था हेक्टर मुनरो, एक चालाक, क्रूर और कुटिल अंग्रेज जनरल। मीर कासिम ने अपने सिपह सालारों को आखिरी बार देखा। एक एक फौजी की आंखों में आजादी की चिंगारी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज हम सिर्फ जंग नहीं लड़ेंगे, आज हम उस वक्त को मिटाने निकलेंगे जो हमारी नस्लों को गुलामी की जंजीरों में बांध देगा। बक्सर की जंग शुरू हुई। सुबह के 9 बजे तोपें दहाड़ती हैं, घोड़े सरपट दौड़ते हैं। मीर कासिम की फौज ने अंग्रेजी टुकड़ियों पर पहला हमला किया। मुंगेर और बिहार से लाए गए सिपाही बड़ी ही बहादुरी से लड़े। मीर कासिम की रणनीति साफ थी, तोपखानों से हमला करो, फिर तलवार से ताबड़तोड़ वार। लेकिन अंग्रेजों के पास था वो हथियार, फ्लिंट लॉक बंदूकें जो दूर से गोली मारती थी, और सबसे बड़ा हथियार था गद्दारी। शुजाउद्दौला ने जंग शुरू होने से कुछ ही घंटों बाद अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। शाह आलम द्वितीय, जो मुगल कहलाता था, वो एक ऊंचे टीले पर बैठा जंग को तमाशे की तरह देख रहा था, जैसे उनकी लड़ाई हो ही नहीं। मीर कासिम की आंखों ने देखा जो 7 आए थे वो अब पीछे हट चुके थे, पीछे हट रहे थे। अवध की फौजें ठिठकी, दिल्ली के सिपाही चुपचाप खड़े रहे। शुजाउद्दौला आखिरी वक्त में हिचकने लगा। शाह आलम मैदान में खड़ा होकर भी खामोश रहा। मीर कासिम लड़ रहा था, मगर अकेले। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ खड़े हुए तख्त उसके साथ खड़े नहीं हैं। अंग्रेजों की तोपें गरजने लगी, और देखते ही देखते मीर कासिम की फौजें पीछे हटने लगी। खून बहा, घोड़े चीखे, गंगा लाल हो गई। उसके सेनापति बहादुर बेग उस दिन दुश्मन की तोप से शहीद हुए। उसकी फौज के हजारों सिपाही जख्मी हुए, कैद हुए, और बहुतों को वहीं मैदान में गाड़ दिया गया। मीर कासिम हार गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए, मगर सिर्फ युद्ध हारा था, इरादा नहीं, क्योंकि मीर कासिम मैदान छोड़कर भागा नहीं। उसने जंग के मैदान से हटकर जंगल की राह पकड़ी। वो गायब हुआ ताकि फिर से उठ सके। वो छुपता रहा, एक राज्य से दूसरे राज्य, हर दरवाजे पर दस्तक देता रहा, मुझे साथ दो, हम फिर लड़ेंगे।
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जंगलों में कभी साधु बनकर, कभी दरवेश बनकर वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा था। वो दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहां भी लाल किले की दीवारें अब सिर्फ दिखावा थीं। हकीकत तो कंपनी की हुकूमत थी। मीर कासिम अब एक शरणार्थी बन चुका था, जिसने कभी कंपनी के जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। अब रोटी के लिए मोहताज था। तबीयत बिगड़ चुकी थी। कई सालों की भागदौड़, छुप छुप कर जीना अंदर ही अंदर उसे खा चुका था। ना कोई हकीम, ना कोई ताबीज, ना कोई मातम मनाने वाला, सिर्फ एक बूढ़ा सेवक जो उसे दवा और पानी देने आता था। और एक दिन उसी झोपड़ी के कोने में बेआवाज, बेसहारा मीर कासिम ने आखिरी सांस ली। ना कोई जनाजा उठा, ना अजान हुई, बस मिट्टी में दब गया एक इनकलाब। उसने समझौता नहीं किया, ना कुरान से, ना कुरान के उसूलों से, ना अपने वतन की मिट्टी से। उसका आखिरी निवाला भी हलाल था और आखिरी ख्वाब भी आज़ादी का। कब्र का कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस इतिहास में दर्ज ये लफ्ज रह गए। 1777, दिल्ली के पास एक बागी नवाब की बेनाम मौत। कोई नहीं जानता वहां कौन दफन है, मगर मिट्टी गवाही देती है। वहां सोया है वो जिसने अपने मजहब के साथ साथ अपने मुल्क से भी बेपनाह वफा की। नाम नवाब मीर कासिम अली खान।